इंडिया टीवी यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं। नमस्कार, मैं हूं सौरभ शर्मा। कोरोना के नंबर लगातार 2 दिन से थोड़े घटे हैं। आज भी नए मरीजों की तादाद 4 लाख से नीचे 3,66,000 रही। दिल्ली जैसे राज्य जो कल तक लगातार ऑक्सीजन की मांग कर रहे थे, अब वो भी ऑक्सीजन नहीं मांग रहे हैं, बल्कि वैक्सीनेशन पर जोर दे रहे हैं। महाराष्ट्र और यूपी के कोरोना के नंबर भी नीचे आ रहे हैं। तो क्या कोरोना की दूसरी लहर का पीक निकल चुका है? क्या अब से हमें कोरोना की तीसरी लहर की तैयारी शुरू कर देनी चाहिए? पिछले हफ्ते की तुलना में भारत आज बेहतर पोजीशन में है और सबसे ज्यादा क्रेडिट हमारी आर्म्ड फोर्सेस को जाता है। मैं सबसे पहले आपको आज एक रिपोर्ट दिखाना चाहता हूं, जिससे आपको इत्मीनान मिलेगा कि हम कोरोना को हरा सकते हैं। इस बात का सुकून मिलेगा। 10 मिनट बाद हमारे साथ नेवी के एक शिप के कैप्टन होंगे, जो अपने पूरे ऑपरेशन के बारे में बताएंगे। पहले देखते हैं ये रिपोर्ट। आईएनएस ऐरावत, इंडियन नेवी का ये वॉरशिप कोरोना से इंडिया की जंग में बहुत बड़ा रोल निभा रहा है। आईएनएस ऐरावत सिंगापुर से 20 टन के 8 क्रायोजेनिक ऑक्सीजन टैंकर लेकर आया है, जिसकी अभी हिंदुस्तान को बहुत जरूरत है। लिक्विड ऑक्सीजन की ढुलाई और स्टोरेज के लिए क्रायोजेनिक कंटेनर चाहिए। विशाखापत्तनम डॉकयार्ड पर आया आईएनएस ऐरावत ऑक्सीजन के 3,150 खाली सिलेंडर, ऑक्सीजन के 500 भरे हुए सिलेंडर, 7 ऑक्सीजन कंसंट्रेटर, 10,000 रैपिड एंटीजन टेस्ट किट और 450 पीपीई किट लेकर भी आया है। आईएनएस कोलकाता 27 मीट्रिक टन लिक्विड ऑक्सीजन से भरे 2 कंटेनर लेकर मंगलुरु पहुंचा है। इसमें 400 ऑक्सीजन सिलेंडर और 27 ऑक्सीजन कंसंट्रेटर भी हैं। आईएनएस कोलकाता में जो रिफिल मटेरियल है, उसे भारत के दोस्त कतर और यूएई ने भेजा है। इंडियन नेवी का एक और वॉरशिप आईएनएस त्रिकंड कतर से रिलीफ मटेरियल लेकर मुंबई के नेवल डॉकयार्ड पहुंचा है। आईएनएस त्रिकंड 20 मीट्रिक टन कैपेसिटी के 2 लिक्विड ऑक्सीजन क्रायोजेनिक टैंक लेकर आया है। ये क्रायोजेनिक टैंक खाली नहीं है, बल्कि लिक्विड ऑक्सीजन से भरे हुए हैं। कतर से आया ये रिलीफ मटेरियल दोहा में फ्रांस की एम्बेसी ने भारत के लिए अरेंज किया है। मैं कैप्टन हरीश बहुगुणा, भारतीय नौसेना पोत त्रिकंड का कमांडिंग ऑफिसर, आप सबके साथ ये शेयर करने में मुझे बड़ा संतोष होता है कि आज हमने नेशनल मिशन ऑक्सीजन एक्सप्रेस के तहत ऑपरेशन समुद्र सेतु 2 जो कि इंडियन नेवी ने लॉन्च किया था, उसके तहत हम लिक्विड मेडिकल ऑक्सीजन फॉरेन कंट्री से ट्रांसशिप करके इंडिया में लेकर आ रहे हैं। मैं आपको ये बताना चाहूँगा कि ऐसे संकट की घड़ी में और चुनौतीपूर्ण समय में नौसेना हर समय तत्पर है और इस समय भी नौसेना के कई जहाज जो कि इंडियन और अरेबियन ओशन में डिप्लॉयड थे, बहुत ही शॉर्ट नोटिस पे रीडिप्लॉय किया गया और मध्य पूर्वी देशों से ऑक्सीजन लाने के लिए उन्हें तुरंत ही तैनात किया गया। मुंबई डॉकयार्ड पर आईएनएस त्रिकंड से अनलोड किया जा रहा ये ऑक्सीजन टैंकर बिना किसी देरी के पुणे भेजा जा रहा है, जहां इसे अलग अलग अस्पतालों में डिस्ट्रीब्यूट किया जाएगा। आईएनएस त्रिकंड जिस वक्त मुंबई के नेवल डॉकयार्ड पहुंचा, उस वक्त वहां इंडिया टीवी रिपोर्टर राजीव सिंह भी मौजूद थे। पहले राजीव की ये ग्राउंड रिपोर्ट देखिए, फिर आगे की बात बताते हैं। फ्रांस सरकार द्वारा भारत को जो ऑक्सीजन टैंक भिजवाया गया है, उस ऑक्सीजन टैंक को आईएनएस त्रिकंड से क्रेन के जरिए उतारा जा रहा है। सबसे पहले आपको उसकी तस्वीर दिखाते हैं। आप देखिए किस तरह से एक बड़ी सी क्रेन के जरिए इस ऑक्सीजन टैंक को पूरी तरह से बांधा गया है और उसको लोहे के एक ग्रिल में रखा गया था। उस ग्रिल के साथ में बाकायदा पट्टे से उसको अटैच किया गया और उसके बाद में अब क्रेन के जरिए धीरे धीरे जो है आईएनएस त्रिकंड नाम की इस शिप से इसे बाहर की तरफ मूव किया जा रहा है। और यहाँ पर देखिए एक ट्रॉली खड़ी है, जो है इस ट्रॉली पर उसे रखा जाएगा, जो कि लॉरी है, और उसके जरिए फिर लेकर जाया जाएगा। आप आईएनएस त्रिकंड को देखिए, यही आईएनएस त्रिकंड 5 मई को कतर गया था और कतर में दोहा से इस ऑक्सीजन टैंक को लोड कराया था फ्रांस सरकार ने। फ्रांस जो कि भारत सरकार का बेहद करीबी और सहयोगी मित्र राष्ट्र है, ऐसे में लगातार कोरोना के इस पैंडेमिक पीरियड में भारत सरकार को हर संभव मदद कर रहा है और इसी कड़ी में फ्रांस सरकार ने
कतर दोहा से 2 ऑक्सीजन टैंक भारत को भिजवाए हैं, जो कि मुंबई के नेवल डॉकयार्ड में पहुंचा है। आप देखिए, ये क्रेन के जरिए इस टैंक को अब उतारा जा रहा है। इसका मूवमेंट देखिए, ये जो यहाँ पर लॉरी खड़ी की गई है, उस लॉरी पर इसको रखा जाएगा और इस तरह के 2 टैंक हैं। इस टैंक की क्षमता यूं तो 27 टन है, लेकिन इसमें 20 टन ऑक्सीजन जो है इस वक्त मौजूद है। आईएनएस ऐरावत, आईएनएस कोलकाता और आईएनएस त्रिकंड नेवी के ये तीनों वॉरशिप मिशन समुद्र सेतु 2 में शामिल हैं। इनके अलावा आईएनएस कोची, आईएनएस शार्दुल, आईएनएस तलवार और आईएनएस जलाश्व समेत नेवी के कुल 9 वॉरशिप मिशन समुद्र सेतु 2 में लगे हुए हैं। इस वक्त आईएनएस जलाश्व ब्रोनोई से रिलीफ मटेरियल लोड कर रहा है और जल्द ही वो भारत पहुंच जाएगा। इंडिया फाइट अगेंस्ट कोरोना में इंडियन नेवी विदेश मंत्रालय के साथ तालमेल करके काम कर रही है। वायरस से जंग में भारत अकेला नहीं है। पहले हिंदुस्तान ने वैक्सीन देकर 90 से ज्यादा देशों की मदद की और अब दुनिया भर के देश भारत की मदद कर रहे हैं। जान बचाने के इस महाअभियान में नेवी के जवान कितनी शिद्दत और मुस्तैदी से काम कर रहे हैं, इसे ईस्टर्न फ्लीट के रियर एडमिरल तरुण सोबित से समझिए। So of course, being frontline workers, all naval personnel have been vaccinated, but we are following very strict protocols. पूरे समय मास्क पहन के रखते हैं, सोशल डिस्टेंस मेंटेन करते हैं, जहां तक हो सकता है जहाज के अंदर आना जाना बहुत स्ट्रिक्टली कंट्रोल्ड है। और मैं ये बताना चाहूँगा कि हमारे जो सैनिक हैं, जो जहाज पे रहते हैं, जो मैरिड नहीं हैं, वो 1 साल से ज़्यादा जहाज पर ही रहे हैं, एंड दे हैव नॉट गॉन आउट, एंड दैट इज अ बिग सैक्रिफाइस, बट दैट इज हाउ दे कीप देमसेल्व्स सेफ and always mission ready, so that whenever the ships are required to deploy, they will deploy at absolutely short notice. नेवी का रोल आपने देख लिया, अब आपको एयरफोर्स का रोल दिखाते हैं। ऑक्सीजन सप्लाई के लिए खाली टैंक पहुंचाना हो या विदेश से मेडिकल इक्विपमेंट्स लाने हो, इंडियन एयरफोर्स मिशन के लिए हमेशा तैयार रहती है। गाजियाबाद के हिंडन एयरबेस की ये तस्वीर देख लीजिए। तिरंगे के साथ इजराइल के झंडे को देख लीजिए। कोरोना वायरस से लड़ाई में इजराइल भारत के साथ खड़ा है। एयरफोर्स का ये विमान इजराइल से मेडिकल एड लेकर आया है। इसमें 60 टन मेडिकल इक्विपमेंट हैं, जिसमें शामिल है ऑक्सीजन जनरेशन प्लांट, 1300 ऑक्सीजन कंसंट्रेटर और 400 रेस्पिरेटर। एयरफोर्स के प्लेन को रिसीव करने और भारतीय अधिकारियों को मेडिकल एड हैंडओवर करने के लिए भारत में इजराइल के डिप्टी एम्बेसडर रोनी योदिदा क्लीन इस मौके पर हिंडन एयरबेस पर मौजूद रही। इजराइल से पिछले 1 हफ्ते में आई यह तीसरी मेडिकल मदद है। इसमें भारतीय मरीजों और अस्पतालों के लिए 60 टन मेडिकल इक्विपमेंट हैं, जिसमें ऑक्सीजन जनरेटर, कंसंट्रेटर और वेंटिलेटर शामिल हैं। कुछ और मेडिकल सामग्री भी है, जिसे इजराइल के लोगों ने भारत के लोगों के लिए भेजा है। यह प्रोग्राम इजराइल के विदेश मंत्रालय, अन्य मंत्रालयों और आर्थिक संगठनों के साथ मिलकर चलाया जा रहा है। हम जरूरत के वक्त भारत की मदद करना चाहते हैं, क्योंकि इजराइल को लगता है कि भारत महामारी की एक बड़ी समस्या से जूझ रहा है। महामारी को हराने के लिए भारत के लोगों की मदद करना बहुत जरूरी है। इंडियन एयरफोर्स के विमान इंडोनेशिया से 4 ऑक्सीजन कंटेनर लेकर भारत आ चुके हैं। भारतीय वायुसेना विदेश में ही नहीं, अपने देश में भी 24/7 एक्टिव है। सेकेंड वेव हिट करने के बाद एयरफोर्स के विमान अब तक 534 शॉर्टीज ऑपरेट कर चुके हैं। एयरफोर्स ने 336 ऑक्सीजन कंटेनर्स को एयरलिफ्ट किया है। एयरफोर्स ने 6420 मीट्रिक टन मेडिकल सप्लाई की ढुलाई की है। एयर इंडिया भी इस फाइट में पीछे नहीं है। साउथ कोरिया की सियोल से 2000 ऑक्सीजन सिलेंडर और 30 ऑक्सीजन कंसंट्रेटर लेकर एयर इंडिया की फ्लाइट दिल्ली पहुंची। ब्रिटेन, अमेरिका, इजराइल, रूस, जर्मनी, इटली, फ्रांस, कतर, कुवैत, सऊदी अरब, जापान, सिंगापुर, इंडोनेशिया, दुनिया भर में भारत के मित्रों की कमी नहीं। वक्त मुश्किल है, कोरोना से लड़ाई लंबी है, लेकिन सप्लाई लाइन भी उतनी ही सॉलिड है। नवी मुंबई के जवाहरलाल नेहरू पोर्ट ट्रस्ट पर यूएई से 80 मीट्रिक टन लिक्विड ऑक्सीजन आया, जिसे बहुत ही सावधानी से ट्रकों और लॉरियों पर लोड करके देश के अलग अलग हिस्सों में रवाना कर दिया गया। राहुल गांधी और कांग्रेस के दूसरे नेता आपदा के वक्त भी विदेशी मदद लेने पर सवाल उठाते हैं। राहत सामग्रियों के बंटवारे पर, देश के अलग अलग हिस्सों में उनके आवंटन पर क्वेश्चन पूछते हैं। मदद करने वाले देश नहीं पूछ रहे, मगर अपने ही देश में विपक्ष हिसाब मांगता है। उन सबको ग्लोबल रिलीफ एड के बारे में कुछ फैक्ट्स और फिगर्स जरूर देख लेने चाहिए।
18 ऑक्सीजन जनरेशन प्लांट, 8,900 ऑक्सीजन कंसंट्रेटर, 5,043 ऑक्सीजन सिलेंडर, 5,698 वेंटिलेटर और बीपैप और करीब 3,40,000 रेमडेसिविर के इंजेक्शन। भारत को विदेशों से जो मदद मिली है उसे तुरंत राज्यों को आवंटित कर दिया गया। जर्मनी ने ऑक्सीजन जनरेशन प्लांट भेजा तो उसे दिल्ली में लगाया गया। इटली ने ऑक्सीजन जनरेशन प्लांट भेजा तो उसे ग्रेटर नोएडा में लगाया गया। ब्रिटेन ने ऑक्सीजन जनरेशन प्लांट भेजा तो उसे राजस्थान के अजमेर में लगाने के लिए भेजा गया। इस बीच इंडियन रेलवे की ऑक्सीजन एक्सप्रेस सर्विस लगातार चल रही है। गुजरात के हापा से ऑक्सीजन एक्सप्रेस दिल्ली आई तो राजधानी का ऑक्सीजन संकट बहुत हद तक खत्म हो गया। विदेशी मदद और देसी मैनेजमेंट, इसी का नतीजा है कि आज ये लगने लगा है कि देश में ऑक्सीजन संकट समाप्त होने के करीब है। ऑक्सीजन सप्लाई और ऑक्सीजन कोटा को लेकर दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट तक मुकदमेबाजी की, लेकिन अब केजरीवाल को भी लगता है कि हालात सुधर गए हैं। दिल्ली के मरीजों को ऑक्सीजन भी मिल रहा है और आईसीयू बेड भी अब बढ़ गए हैं। हम जानते हैं कि ये सेकेंड वेव कितनी खतरनाक वेव रही है, जिसमें मरीज बहुत ज़्यादा बीमार हुए और काफ़ी ज़्यादा डेथ हुई और बहुत बड़े पैमाने पे, व्यापक पैमाने पे संक्रमण हुआ। तो आईसीयू बेड्स की बहुत ज़्यादा ज़रूरत पड़ी है। आईसीयू बेड्स की कमी पड़ गई थी, तो 500 बेड्स आज यहाँ पे तैयार हो गए हैं। आप लोग देख रहे हैं केवल मॉनिटर आने बाकी हैं, वो आज रात तक मॉनिटर्स भी पहुँच जाएंगे। कल से ये आईसीयू बेड्स, 500 आईसीयू बेड्स यहाँ पे जीटीबी हॉस्पिटल के साथ अटैच्ड हैं, ये चालू हो जाएंगे। इसी तरह से एलएनजेपी हॉस्पिटल के सामने भी रामलीला मैदान है, वहाँ भी 500 आईसीयू बेड्स 2 या 3 दिन के अंदर वहाँ भी चालू हो जाएंगे। तो मैं समझता हूँ ये 1000 आईसीयू बेड्स एक साथ चालू होने से, मेरी समझ के हिसाब से अब दिल्ली में आईसीयू बेड्स की कमी शायद लोगों को महसूस नहीं होगी। उसी तरह से ऑक्सीजन बेड्स भी हम बहुत बड़े स्केल के ऊपर बढ़ाते जा रहे हैं। आज ही अभी शाम तक 1000 ऑक्सीजन सिलेंडर्स हमारे बाहर से आ रहे हैं और अगले 3-4 दिन के अंदर काफ़ी ऑक्सीजन सिलेंडर्स आ रहे हैं और हम कई जगह पे ऑक्सीजन के बेड्स और नए क्रिएट कर रहे हैं। गुड न्यूज सिर्फ दिल्ली से नहीं है। यूपी के बनारस में सेना के रिसर्च विंग डीआरडीओ ने जो कोविड सेंटर तैयार किया है वो आज से ऑपरेशनल हो गया। बनारस के बीएचयू में सेना के डॉक्टरों ने कोरोना मरीजों का इलाज शुरू कर दिया है। कल उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने यहाँ का दौरा किया था और सारे इंतजाम देखे थे। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री ने आज गोरखपुर और अयोध्या में कोविड सेंटर्स का दौरा किया। अफसरों और डॉक्टरों की रिपोर्ट लेने के बाद योगी आदित्यनाथ को भी अब लगता है कि सिचुएशन अंडर कंट्रोल है। वर्तमान में हम इस सेकेंड वेव को फेस कर रहे हैं। स्थिति वर्तमान में नियंत्रण में है। पिछले 10 दिनों के अंदर उत्तर प्रदेश के अंदर कोरोना के एक्टिव केस 85,000 कम हुए हैं। यानी हमारे पास सेकेंड वेव में 30 अप्रैल को सर्वाधिक एक्टिव केस थे 3,10,000 और आज जो सुबह के आंकड़े हमारे सामने हैं वह हैं 2,25,000 एक्टिव केस वर्तमान में उत्तर प्रदेश के अंदर हैं। यह एक अर्ली एंड एग्रेसिव जो कैंपेन प्रदेश के अंदर चल रहा है, हर एक वर्ग का जो योगदान इसमें है उसका परिणाम है। उत्तर प्रदेश में रोजाना आने वाले नए केस पीक से करीब 40% नीचे आ गए हैं। कोरोना से होने वाली मौत के नंबर भी कम हुए हैं। ऑक्सीजन की सप्लाई सुधर गई है। वेंटिलेटर और आईसीयू बेड के लिए आज वैसी मारामारी नहीं है जैसी मारामारी 10 दिन पहले थी। उत्तर प्रदेश में दवाइयों की किल्लत भी अब कम हो रही है। जो विशेषज्ञों ने एक आशंका व्यक्त की थी कि 5 से 10 मई के बीच में उत्तर प्रदेश के अंदर 1 लाख कोरोना पॉजिटिव प्रतिदिन आएंगे, प्रदेश के इस कोविड प्रबंधन ने उन सभी आशंकाओं को निर्मूल साबित किया है। ऑक्सीजन एक्सप्रेस चलवाई, एयरफोर्स के बड़े बड़े जहाजों के माध्यम से टैंकर भेजे गए। कल हम लोगों ने 1000 मीट्रिक टन से अधिक की ऑक्सीजन की आपूर्ति प्रदेश के अंदर करवाई है। लेकिन केवल ये आपूर्ति तक सीमित नहीं बल्कि ऑक्सीजन प्लांट स्थापित भी हों। वर्तमान में हम प्रदेश के अंदर 300
ऑक्सीजन प्लांट स्थापित करने की कार्रवाई को आगे बढ़ा रहे हैं। महाराष्ट्र के कोरोना नंबर ढलान पर हैं। एम्स के डायरेक्टर डॉक्टर रणदीप गुलेरिया ये उम्मीद जता चुके हैं कि महाराष्ट्र में सेकेंड वेव का पीक निकल चुका है। लेकिन बात सिर्फ वेव की नहीं है, भारत को तीसरी लहर भी रोकनी है। उसके लिए भी जरूरी है दवाई। वैक्सीन लगेगी तभी लोगों की इम्यूनिटी बढ़ेगी, देश को वायरस से लड़ने की ताकत मिले। इसके लिए जरूरी है कि 18 साल से ज्यादा उम्र के 90 करोड़ लोगों को वैक्सीन लगे। लेकिन फिलहाल वैक्सीन लगाने की रफ्तार घट गई है। जब वैक्सीनेशन पीक पर था तब भारत ने एक दिन में 40 लाख डोज लगाए थे। अब एक दिन में 10 लाख से भी कम डोज लग रही है। इसी हिसाब से वैक्सीन लगाते रहे तो सबको टीका लगाने में 2.5 साल लग सकते हैं। कुछ राज्यों की शिकायत है कि उनको वैक्सीन कम मिल रही है। दिल्ली और मुंबई में ये शिकायत ज्यादा है। इंडिया टीवी के रिपोर्टर मुंबई के कुछ वैक्सीनेशन सेंटर पर ग्राउंड रिपोर्टिंग के लिए पहुंचे तो वहां वैक्सीन की कमी से ज्यादा दूसरी तरह की बदइंतजामी दिखी। मुंबई के बीकेसी इलाके में बनाए गए वैक्सीनेशन सेंटर में आज भी बड़ी संख्या में लोग वैक्सीनेशन के लिए पहुंचे हैं। तस्वीरें आपको दिखाते हैं। आप देखिए किस तरह से सुबह से लोग घंटों से धूप में खड़े हैं कि वैक्सीनेशन के लिए आए हैं कि उनका भी नंबर आएगा और वो वैक्सीन लगवाएंगे। क्या आपका रजिस्ट्रेशन आपको बुलाया गया था? सर मैं चेंबूर से आया है। शनिवार को 3 घंटे यहाँ लाइन पे खड़ा रहा और लोग यहाँ पर मैं देख रहा हूँ आसनगांव, वीरार, दहिसर, मीरा रोड से आके 5:30 बजे इधर मैं लाइन पे खड़ा हूँ और ये बीएमसी ऑफिसर को मैंने हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट किया कि आप अगर आज ये नहीं दे रहे हो तो आपने कोई पब्लिक को अथेंटिक अलाउंस किया है क्या? कोई अथेंटिक अलाउंस नहीं। लोग 4-4 घंटे से खड़े हैं। आप कहाँ से आए हैं? हम शांताकुज स्टोर से आए हैं। आपका रजिस्ट्रेशन है? आपको बुलाया गया था? लगता नहीं है, लगाते हैं तो फोन लगता नहीं है। यहाँ पर आते हैं तो कोई जवाब देता नहीं है। सीनियर सिटीजन का हमको बोला था कि 6 हफ्ते के बाद में आना, तो 6 हफ्ते के बाद 7 हफ्ता भी हो गया। अभी 8 हफ्ता भी हो जाएगा। उसके बाद में रस्सी लेने का कोई फायदा नहीं रहेगा मीनिंग का। सर देखो आज 10 तारीख का अपॉइंटमेंट दे रहे तो हम लोग सैटरडे का अपॉइंटमेंट क्यों नहीं दिया? आज उनका पास वैक्सीन है तो हमारे लिए वैक्सीन क्यों नहीं? तो आज का जो अपॉइंटमेंट उनको आदमी तो बुलाना चाहिए था ना। उनको आज ले रहे हैं, हम लोगों को कभी मिलेगा? फिर ये बताए आपका रजिस्ट्रेशन था आंटी? यहाँ पर पहला डोज में ले लिया है। मेरा उनका ऑपरेशन हो गया एक्सीडेंट में, मुझे खड़ा नहीं रह सकता है। फिर भी ये लोग मुझे लेके आया, मुझे कोई तो लेके आने को चाहिए। लेके आया तो अभी डोज नहीं, वापस जाना पड़ेगा। अब आपको ले चलते हैं बिहार के पटना, जहां 9 मई से 18+ वालों को वैक्सीन लगाने का काम शुरू हुआ है। पटना के वैक्सीन सेंटर की ग्राउंड रिपोर्ट देखेंगे तो फाइट अगेंस्ट कोरोना पर तरस खाएंगे। यहाँ ना सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन हो रही है, ना सुरक्षा का कोई इंतजाम किया गया है। मेरे पेरेंट्स में सीनियर सिटीजन है, ठीक है, उनका सेकंड डोज लेना है कोविशील्ड का, ठीक है। वही मैं उनका टोकन लेने आया हूँ। सुबह 7:30 बजे आया हूँ, अभी मुझे टोकन मिली है। मैं खुद एक डॉक्टर हूँ, मुझे ड्यूटी पे भी ज्वाइन करना है। अपने पेरेंट्स को भी ख्याल रखना है कि उनको वैक्सीनेशन टाइम पे लगे। और ऐसी स्थिति है, इतनी क्योस है कि मैं कह नहीं सकता। लोग यहाँ सुबह 6 बजे से बैठे हुए हैं सिर्फ टोकन लेने के लिए। मैं यहाँ पे 8 बजे आया हूँ और सबसे बड़ी बात है कि पहले कहा गया कि लाइन में लग जाइए, लाइन में लग गए। लाइन में लगे जब करीब 9 बज गया, 9 साढ़े 9 के बीच में एक गार्ड जो है जैसे तैसे टोकन बांटने लग गया। हम लोग सोचे ऐसे ही टोकन होगा, लेकिन पता चला कि लाइन वालों को टोकन दिया ही नहीं। आप सोचते होंगे कि कतर से, कुवैत से, यूएई, सिंगापुर से हमारे जहाज सामान लेकर आते हैं, ये पूरा ऑपरेशन कैसे चलता है? हमारे जवान साल भर से जहाजों से नीचे नहीं उतर रहे, वो खुद को भी महफूज रखते हैं और देश को भी हिफाजत दे रहे हैं। ऐसे ऑपरेशन के बारे में सबसे अच्छे से वही शख्स बता सकता है जो खुद नेवी की शिप पर मौजूद हो। थोड़ी देर पहले हमारे साथ आईएनएस कोलकाता के कैप्टन प्रशांत हांडू थे। हमसे उन्होंने लाइव बात की थी और ये पूरी बातचीत आपको दिखाते हैं। नेवी के 9 वॉरशिप्स और फ्रिगेट्स इस वक्त ऑपरेशन समुद्र सेतु 2 में लगे हुए हैं। विदेशों से मेडिकल इक्विपमेंट, ऑक्सीजन टैंकर्स लाए जा रहे हैं। बहुत से लोग जानना चाहते हैं कि हमारी शिप्स जाते हैं और सप्लाई लेकर आते हैं, ये काम कैसे होता है, ये कितना चैलेंजिंग काम है। इस वक्त हमारे साथ कैप्टन प्रशांत हांडू हैं जो कि आईएनएस कोलकाता के कमांडिंग ऑफिसर है। कैप्टन प्रशांत हांडू अपने शिप के साथ इस वक्त मैंगलोर पोर्ट पर हैं। वो कतर और कुवैत से लिक्विड ऑक्सीजन के टैंकर लेकर आए हैं। हम उन्हीं से जानते हैं कि नेवी इस मुश्किल वक्त में कैसे देश की सेवा कर रही है। कैप्टन साहब, आपका बहुत बहुत स्वागत है इंडिया टीवी पर। कुछ बातें मैंने बताई हैं, आपसे जानना चाहते हैं सर, समुद्र सेतु 2 इस ऑपरेशन के तहत कैसे इंडियन नेवी लोगों की मदद कर रही है? थैंक यू वेरी मच चैनल। जैसे कि आपने बोला, समुद्र सेतु 2 में इंडियन नेवी के 9 जहाज देश के लिए ऑक्सीजन वापस ला रहे हैं विदेश से।
दिस इज टू सपोर्ट द फाइट अगेंस्ट द कोविड पैंडेमिक। आज हमारा जहाज यहाँ बैंगलोर में आया है और हमने कुवैत और बहरीन से और कतर से जो ऑक्सीजन आया है उसको हमने यहाँ डिसएम्बार्क किया। कैप्टन साहब, आप लोग ये जो शिप्स हैं ये डिफेंस के लिए, रक्षा के लिए बनी है या दुश्मन से पर हमला करने के लिए बनी है, इनमें कार्गो शिप्स जैसे सामान को लाना ये कैसे हो पाता है? कितना चैलेंजिंग काम है ये तो जो आपने बोला, ये तो नेवी का एक प्राइम एसेट है, वो है फ्लेक्सिबिलिटी। हमारे जहाज अभी इंडियन ओशन में एक्सरसाइज कर रहे थे, एक्सरसाइज वरुणा विद द फ्रेंच नेवी। काफी जहाज हमारे एक्सरसाइज में पार्टिसिपेट किए। जैसे ही एक्सरसाइज खत्म होने वाला था, हमको आदेश मिला कि अभी देश में ऑक्सीजन की बहुत कमी है एंड जो नेवी का प्राइम फ्लेक्सिबिलिटी जो हमारा हमारे पास जो कैपेबिलिटी है उसको डेमोन्स्ट्रेट करते हुए हमने अपने हेलीकॉप्टर डेक पे इतना सारा ऑक्सीजन लोड करके लाया है। खुद इस जहाज कोलकाता ने अराउंड 60 टन्स ऑफ LMO लिक्विड मेडिकल ऑक्सीजन और नियरली 400 बॉटल ऑक्सीजन हेलो डेक पे, हेलीकॉप्टर डेक पे जो आपको पीछे दिखाई दे रहा है जहाज के, उस पे हम उठा के लाए हैं। तो it is the flexibility of Indian naval platforms that has enabled us to carry out this mission. ये हमने सुना है कि बहुत सारे आपकी शिप पर ऐसे लोग हैं जो महीनों से शिप के अंदर ही हैं और पैंडेमिक काल में जब खतरा है संक्रमण का, ऐसे में समंदर के बीच एक शिप में रहना, तो क्या वहां भी बहुत रिस्ट्रिक्शंस होती हैं? जी, शिप का एनवायरनमेंट वैसे ही बड़ा क्लोज एनवायरनमेंट है। हम देश का एक छोटा सा अंग जैसे हैं। देश के हर जगह से लोग एक साथ मिलकर काम करते हैं जहाज के अंदर। वी स्पेंड लॉट ऑफ टाइम एट सी एंड हम अपने मिशन पे फोकस्ड रहते हैं। दैट हेल्प्स अस टू कीप आवर कोस्टलाइन सेफ, आवर कंट्रीज मैरिटाइम सिक्योरिटी सेफ and also fight the COVID pandemic as is the case now. कोरोना में जैसे आम लोगों के लिए रेस्ट्रिक्शंस लगे हुए हैं, हम सब जानते हैं कोविड प्रोटोकॉल क्या है। फौज के लिए, खासकर नेवी के लिए, क्योंकि आपने बताया आप कन्फाइंड एनवायरनमेंट में रहते हैं, एक शिप में रहते हैं, तो कैसे मैनेज करते हैं और क्या आप लोग का क्या प्रोटोकॉल होता है? जी, हम लोगों ने भी पिछले साल से, जब से कोविड आउटब्रेक हुआ है दुनिया में, आपको पता है कि मैक्सिमम नेवीज के जहाज इफेक्ट हुए हैं, बट हमने एज इंडियन नेवी काफी स्ट्रिक्ट प्रोटोकॉल्स इमीडिएटली हमने डिप्लॉय किए थे एंड पिछले एक साल से हमारे शिप्स ऑपरेशनल, फुल्ली कॉम्बैट केपेबल और मिशन डिप्लॉयड है विदाउट एनी इफेक्ट ऑफ कोविड। इवन टुडे हमारे जहाज के अंदर स्ट्रिक्ट प्रोटोकॉल्स आर बीइंग फॉलोड। जैसे आप देख रहे हैं, हम सब ने मास्क पहने हुए हैं एंड स्ट्रिक्ट हाइजीन प्रोटोकॉल्स, सोशल डिस्टेंसिंग प्रोटोकॉल्स एंड अदर प्रोटोकॉल्स हम फॉलो करते हैं ताकि ये डिजीज हमारे शिप्स पे नहीं आए और हम देश की सुरक्षा के लिए हमेशा तैयार हैं। जी सर, एक बात आपसे और समझना चाहते हैं कि जैसे हमने देखा कि हमारी वायुसेना को भी इस काम में लगाया गया कि विदेश से जरूरत का सामान लाया जाए या दूसरे देशों के जहाज भी आ रहे हैं। एक शिप जब जाती है सामान लेने के लिए और एक जहाज जब भेजा जाता है, मैं समझना चाहता हूं कि क्वांटिटी का कितना अंतर है, आपकी कैपेसिटी कितनी होती है, एक जहाज की क्या कैपेसिटी होगी? जहां तक मुझे पता है, जैसे हम लिक्विड ऑक्सीजन ला रहे हैं, लिक्विड ऑक्सीजन इज इन कंप्रेस फॉर्म थोड़ा डेंजरस होता है, तो उसको एनक्लोज स्पेस में रख नहीं सकते हैं। तो हमारे शिप्स का यूनिकनेस है कि हम लिक्विड ऑक्सीजन के जो टैंक्स एंड जो बॉटल्स हैं उनको हम अपने ओपन डेक पे लाते हैं। तो वी आर गेटिंग बैक फिल्ड, भरा हुआ ऑक्सीजन। जैसे जो ऑक्सीजन आज हमने उतारा है, इमीडिएटली इट कैन बी टेकन टू हॉस्पिटल एंड इट कैन बी प्लग्ड इन टू द लोकल हॉस्पिटल सप्लाई नेटवर्क। जो बाकी जहाज हैं जिसमें ऑक्सीजन लाया जाता है, दे आर आई थिंक एनक्लोज, तो उसमें सिर्फ आप खाली कंटेनर ला सकते हैं। हमारा आई थिंक यूनिकनेस है कि हम भरा हुआ ऑक्सीजन के कंटेनर्स एंड टैंक्स ला रहे हैं जो इंस्टेंटली सप्लाई हो सकते हैं हमारे सिटीजन्स को। दूसरा, ये जो कंटेनर्स हम ला रहे हैं बड़े ऑक्सीजन के, इनमें रीयूज का स्कोप भी बहुत हाई है। आफ्टर द ऑक्सीजन हैज बीन यूज्ड, द सेम कंटेनर कैन बी यूज्ड अगेन फॉर रीसप्लाई ऑफ ऑक्सीजन टू आवर सिटीजन्स।
सर लास्टली मैं आपसे पूछना चाहता हूं, आखिरकार आपके साथ जितने भी हमारे साथी हैं वो सबके परिजन हैं, सबके परिवार हैं, यहाँ हर व्यक्ति एक दूसरे के लिए चिंता कर रहा है, तो उनको भी फिक्र होती होगी अपनों की। कैसे आप लोग टच में रहने की कोशिश करते हैं या मोराल कैसे हाई रखते हैं अपने जवानों का? जी, जब हमने फौज या नौसेना ज्वाइन किया था तो हमने तो प्रतिज्ञा ली है कि सबसे पहले देश होगा, उसके बाद हमारा फैमिली होगा, उसके बाद हम होंगे। तो इसी प्लेज को याद रखते हुए हम देश की सेवा में आगे जुटे हुए हैं। जितने बार भी और हमको जाना पड़े ऑक्सीजन लाने के लिए, हमारे सिटीजन्स के लिए, हम तैयार हैं। हमारे फैमिलीज समझते हैं कि हम देश के नाम पे कर रहे हैं ये काम, एंड वी विल ऑलवेज बी एट द फोरफ्रंट ऑफ द नेशंस नेशनल सिक्योरिटी एंड हेल्थ सिक्योरिटी। थैंक यू कैप्टन साहब, बहुत बहुत शुक्रिया इंडिया टीवी से बात करने के लिए। पूरे देश की तरफ से हम आपके लिए आभार व्यक्त करते हैं। शुक्रिया। Thank you from Indian Navy and from the ship Kolkata and from the Western Fleet. I thank India TV for this opportunity. Thank you so much, sir. नमस्ते, मैं हूं मीनाक्षी जोशी। वीडियो और खबरों से अपडेट रहने के लिए इंडिया टीवी यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाना ना भूलें। जुड़े रहें इंडिया टीवी के साथ।